अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक मेंबर फंक्शन होता है, बट उसकी कोई टाइप नहीं होती, डाटा टाइप नहीं होती। मतलब वो क्लास के जो नाम क्लास का होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है, और डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है, बट इनमें थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन की तरह काम करता है। नॉर्मली तो उसे वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, बट वो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए ही यूज़ करें। वो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम कर सकता है, मतलब वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के उनको सी आउट भी करवा सकता है। ठीक है, तो अब हम अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने आईओ स्ट्रिंग लाइब्रेरी ऐड की है, यूजिंग नेम स्पेस एसएसडी सब सेम आया, और हमने एक क्लास ली जिसका नाम हमने क्लास ए रखा है, और प्राइवेट डेटा मेंबर्स हमारे दो हैं, ए एंड बी, एंड पब्लिक अब हमने डिफाइन करना है। अब पब्लिक हमने लिखना है। अब देखो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो भी नाम क्लास का यहाँ पर होगा, लेट्स सपोज यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखे, सी लिखे, ए बी सी लिखे, या ए बी डी लिखे, कुछ भी लिखे, एक्स वाई जी एनीथिंग, वही नाम कंस्ट्रक्टर का होगा। इसकी कोई डाटा टाइप नहीं होती, इसलिए जो नाम क्लास का होगा वही नाम हमारे कंस्ट्रक्टर का होगा। अब कंस्ट्रक्टर और एक नॉर्मल फंक्शन में क्या फ़र्क है? वैसे तो कंस्ट्रक्टर और एक नॉर्मल फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आप इसमें वैल्यूज़ ऐड प्लस भी कर सकते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, ये ओवरलोड भी हो सकता है। बट एक चीज़ है जो इसमें फ़र्क करती है, वो ये है कि इसकी डाटा टाइप नहीं होती बैक पे। जैसे कि नॉर्मल फंक्शन की हम इंट रख देते हैं, वॉइड रख देते हैं, डबल रख देते हैं, या कुछ भी। और ये ओवरराइड नहीं होता। कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं हो सकता, नॉर्मल फंक्शन को हम ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं लेट्स सपोज ए की वैल्यू 10 करता हूँ, और पी की वैल्यू 20 कर देता हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर को हम जो है एक नॉर्मल फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट जो नॉर्मली वे लोग इसको यूज़ करते हैं वो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ए को 0 कर देते हैं, बी को 0 कर देते हैं, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, ए को 10 कर दिया, बी को 10 कर दिया। अब मैं एक फंक्शन है मेरा वाइड शो, ठीक है, इसमें मैं इस इन वैल्यूज़ को सी आउट कर देता हूँ, ए प्लस बी का सम सी आउट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और एक फंक्शन बनाया। अब बात आती है ओवरलोडिंग की। ठीक है। ओवरलोड कैसे करते हैं? ओवरलोड का मतलब ये होता है, नॉर्मली अगर हम एक फंक्शन को ओवरलोड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अ फंक्शन विथ सेम नेम बट विथ डिफरेंट सिग्नेचर्स और मे बी डिफरेंट आर्गूमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट आर्गूमेंट कैसे होते हैं? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है वो खाली है, इसको हमने कोई वैल्यू पास नहीं की, इसको हमने अपनी तरफ से वैल्यू दी है। ठीक है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं लेट्स सपोज इंट ए, एक वेरिएबल हमने ले लिया है, तो a इज़ इक्वल टू ए है, और b को हम अपनी तरफ से 10 वैल्यू दे देते हैं। ठीक है। और अब हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसमें है इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है। इसको हमने एक वेरिएबल पास किया है, इसको देखें आप, इसको हमने एक वेरिएबल पास किया, इसको कोई नहीं किया, और इसको दो किए हैं। ठीक है। दो मतलब वैल्यूज़ पास किए हैं। और अब हम क्या करते हैं, a इज़ इक्वल टू ए, बी इज़ इक्वल टू बी। ठीक है। ओके ओके, मतलब कि ए की वैल्यू ए में आ जाएगी, बी की 10 हो जाएगी, ए की वैल्यू ए में आ जाएगी, और बी की वैल्यू बी में आ जाएगी। इसका मतलब ये है। ठीक है। अब हम हमारा मेन लिखते हैं, वॉइड मेन, एंड हमारा क्लास का नाम ए है, इसको एक ऑब्जेक्ट 1 लेते हैं,
ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट टू लेते हैं। ऑब्जेक्ट टू, अब हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला, अब जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसके साथ तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा क्योंकि इसको कुछ भी पास नहीं हो रहा। अब हमारा ऑब्जेक्ट टू, हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हो ऑब्जेक्ट टू के लिए, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर तभी एग्जीक्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। व्हेन, ये बात याद रखनी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर रन्स ऑटोमेटिकली। इसको हमें कॉल नहीं करना पड़ता फंक्शन की तरह। तो इधर मैं वैल्यू दे देता हूँ इसको, एक 20 दे दी मैंने। फिर हमारा ऑब्जेक्ट थ्री है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हो ये। अब मैं एक को वैल्यू दूंगा 11 और एक दे दूंगा 13, ठीक है। ओके ओके। अब ऑब्जेक्ट वन के साथ मैं अपना फंक्शन कॉल करता हूँ शो। ऑब्जेक्ट टू के साथ अपना फंक्शन कॉल करता हूँ शो। और ऑब्जेक्ट थ्री के साथ अपना फंक्शन कॉल करता हूँ शो, ठीक है। सिस्टम पॉज, ठीक है। अब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास हमारी आउटपुट आ गई है। अब वो क्या कहता है कि द सम ऑफ ए एंड बी, मतलब ये पहले सम निकाल रहा है हमारे सबसे पहले वाले ऑब्जेक्ट का 30। अब हम देखते हैं कि 30 कैसे आ रहा है। देखें, पहला ऑब्जेक्ट ये है, इसने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया है पैरामीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ रिसीव नहीं हो रहा। अब देखें, एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि इस ऑब्जेक्ट के साथ ये कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हो रहा है, मतलब ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो देखो, वो अब एक चीज़ होती है बाय नेचर के। अब आप इसकी एग्जांपल ले लें ऐसे कि इंसान जो है उसकी शादी हमेशा एक दूसरे इंसान से ही होती है, कभी किसी जानवर के साथ नहीं हो सकती, बाय नेचर रूल अगर हम देखा जाए, ठीक है। तो अब इसकी देखें, इसकी नेचर जो है, इसकी नेचर ही इसके साथ मैच कर रही है। तो इसलिए ये इसको इसको ऑटोमेटिकली रन कर रहा है, इस कंस्ट्रक्टर को। देखें, इसकी नेचर देखें, इसके पास कोई भी इसने आर्गूमेंट पास नहीं किया हुआ और इसने कोई भी आर्गूमेंट रिसीव नहीं किया हुआ अपने पैरामीटर्स में। तो इसलिए इन दोनों की नेचर सेम है। इसलिए जब हमारा ऑब्जेक्ट वन क्रिएट होगा इस तरह से, तो वो यही कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अगर इस तरह हम एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं इस तरह का जिसके आर्गूमेंट में कुछ भी नहीं है, तो वो भी इसी सेम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि ए को 10 दे रहा है, बी को 20 दे रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट वन शो, ऑब्जेक्ट वन डॉट शो कॉल हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के साथ, ये वाला फंक्शन सॉरी कॉल हो रहा है। इस फंक्शन में क्या है, इस इधर में इक्वल का साइन डाल देता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन में क्या है कि ऑब्जेक्ट वन डॉट शो ए प्लस बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, 30 हो गई, ठीक है। ये साइड पे हो गया। अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट आता है और इसमें 20 पास हो रहा है, ए के पास 20 और 10 कितना हुआ, 30 हो गया। ए प्लस बी किया तो इसकी आउटपुट भी 30 आ गई। अब इसमें हमने अलग अलग वैल्यूज पास की हैं तीसरे ऑब्जेक्ट में, 11 और 13। 11 और 13 कितना होता है, 24 आई थिंक, ठीक है। तो इसमें 24 प्रिंट होगा। तो आउटपुट देखें, पहले की 30, फिर 30, फिर 24। तो इस तरह से मतलब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ एक ही फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट उसी क्लास का है और और वो फंक्शन भी उसी क्लास का है, तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ एक ही फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात कि एक कंस्ट्रक्टर को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अपने साथ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर उनकी नेचर सेम है। तो ये बात याद रखने की, अगर नेचर सेम है तो देखो, मतलब इसको देखो, इसकी नेचर इसके साथ सेम है। ये भी एक इंटीजर अपने पास रिसीव कर रहा है और ये भी एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट में दे रहा है। ये दो इंटीजर दे रहा है और ये दो इंटीजर को रिसीव कर रहा है। तो नेचर सेम होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। बाकी कंस्ट्रक्टर का काम भी ये होता है कि वो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर इधर कोई भी कंस्ट्रक्टर ना होता तो हमें ये प्रोग्राम जो है एरर प्रोड्यूस करता। देखें, ठीक है। अभी ये रिफ़्रेश करूँगा तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। अभी भी सच नीचे आउटपुट है ना, इसलिए।
एक मिनट, अब इसको रन करते हैं। ये देखें, देयर वर बिल्ड एरर्स, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि इसकी नेचर कहीं भी नहीं है। इसको इसका एरर नहीं देगा क्योंकि जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है जो कि वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर देता है गार्बेज वैल्यू के थ्रू। ठीक है, तो ये था कंस्ट्रक्टर। अब हम जाते हैं डिस्ट्रक्टर की तरफ। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है डिस्ट्रक्टर्स की, बस कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको याद करनी है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ये है कि डिस्ट्रक्टर को हम कोई आर्गूमेंट नहीं दे सकते, डिस्ट्रक्टर कभी ओवरलोड नहीं हो सकता और डिस्ट्रक्टर कभी ओवरराइड नहीं हो सकता। डिस्ट्रक्टर बस एक ही दफ़ा बनता है और उसका काम क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट अपना पूरा सब कुछ कर लेता है, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट अपने वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर लेता है, उसके फंक्शन कॉल हो जाते हैं, तो जब उसके पास करने को कुछ नहीं बचता तो सबसे एंड पे ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और वो रन हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रक्टर इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आपको एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करके दिखाते हैं। डिस्ट्रक्टर का सेंटेंस ये होता है कि आपने इधर टिल्डा डाला और ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और आपने सिंपली इधर सी आउट कर दिया कि योर ऑब्जेक्ट इज़ destroyed now। ओके, बस ये है एक डिस्ट्रक्टर का काम। डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना होता है। और आपको एक बात जहन में याद रखनी चाहिए कि डिस्ट्रक्टर कभी ओवरलोड नहीं होता, ओवरराइड नहीं होता, और इसके अलावा डिस्ट्रक्टर जो है इसको कोई वैल्यू पास नहीं हो सकती यहाँ पैरामीटर्स में। ठीक है, इसको हम कोई आर्गूमेंट नहीं दे सकते। तो अब इसका मेन लिखते हैं हमारा ob1 एंड object1 डॉट शो। ठीक है, और रिटर्न 0 सिस्टम पॉज। डिस्ट्रक्टर एक्चुअली वैसे विजुअल स्टूडियो पे इशू करता है रन होने में। अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये किस तरह से चलता है या नहीं चलता। मैंने इस पर कभी पहले चेक नहीं किया, मैं खुद इसको डिस्ट्रक्टर को डेफ पे चेक करता हूँ। एक मिनट, इसको यहाँ नहीं, हमें यहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, अब रन करते हैं। देखा, ये जो है ना सिस्टम पॉज की वजह से उसको रन नहीं होने दे रहा डिस्ट्रक्टर को। बट यही कोड सेम एज इट इज़ आप डेव सी प्लस प्लस पे ट्राई करें तो वो आपको आउटपुट में पहले ये देगा और उसके बाद सी आउट करेगा कि द ऑब्जेक्ट इज़ नाउ डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वरना विजुअल स्टूडियो में क्या होता है कि आपको डिस्ट्रक्टर जो है मैनुअली कॉल करना पड़ता है डॉट के साथ, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कंपाइलर चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है डिस्ट्रक्टर का काम। ओके, तो अब बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्चुअली पहले जो ऑब्जेक्ट होता है, लेट्स सपोज हमारा ऑब्जेक्ट 1 है और उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट 1 का कंस्ट्रक्टर होगा और जो ऑब्जेक्ट 2 का कंस्ट्रक्टर होगा और जो ऑब्जेक्ट 2 का कंस्ट्रक्टर होगा वो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। तो वो ऑब्जेक्ट 1 के कंस्ट्रक्टर की एग्जैक्ट कॉपी होगा, मतलब कि जिस टाइम वो उसकी वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर रहा होगा ऑब्जेक्ट 1 की कंस्ट्रक्टर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है उन्हीं वैल्यूज़ को कॉपी करके दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशलाइज करेगा, मतलब कि वो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर की एग्जैक्ट कॉपी करेगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले कंस्ट्रक्टर की एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, अब हमारे पास है ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर।
कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या है, कॉन्स्ट ए एंड रेफरेंस। अभी हमने अपना वो ले ली, क्या कहते हैं, क्लास, और इधर हमने ऑब्जेक्ट वन लिख दिया, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, अब जो ए है होगा, इस टाइम जब हम यहाँ पे ए लिखेंगे वो होगा सेकंड ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, और ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन डॉट ए। इसका मतलब है कि ए के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाए जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसकी वैल्यू हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट के वेरिएबल ए में आ जाए, ठीक है। और b इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन डॉट बी। अब इसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट वन का जो वेरिएबल b है उसकी वैल्यू हमारे ऑब्जेक्ट टू के वेरिएबल b में आ जाए। अब हम void show का फंक्शन करते हैं और वैल्यूज देखते हैं, cout the value of a is equal to a and cout and the value of b is equal to b, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी वैल्यूज में कोई फ़र्क है या नहीं। पहला ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट वन, और जब आप ऑब्जेक्ट टू बना रहे होंगे, हमने ऑब्जेक्ट टू लिखा, उसके सामने हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन, बस। अब हम ए के साथ शो का फंक्शन कॉल करेंगे, सॉरी ए के साथ नहीं, ऑब्जेक्ट वन के साथ, क्योंकि ए तो क्लास है हमारी। और फिर ऑब्जेक्ट टू के साथ शो का फंक्शन कॉल करेंगे, सिस्टम और रिटर्न 0। ओके, प्रोग्राम को रन करते हैं, देखें वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। ये फर्स्ट जो ए और बी है वैल्यू, ये फर्स्ट उसकी है पड़ी ऑब्जेक्ट ये है, और ये सेकंड वाली सेकंड ऑब्जेक्ट ये है। सो दिस इज़ हाउ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्चुअली पहले कंस्ट्रक्टर की सारी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कॉपी करके सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ वेरिएबल्स को दे देता है। तो इस तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। आई होप आपको तीनों टॉपिक्स आज समझ आ गए होंगे। अगर किसी चीज़ में इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस ट्यूटोरियल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो आईटी और सीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।